हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग जो यहाँ पर बनाई गई है कि आतंकी हमले की वर्षी पर संसद की सुरक्षा में सेंध की गई है। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में आतंकवादी हमला किया गया था, उसमें 26 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और उसकी बरसी थी। उस पर पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद जैसे ही संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया, जो दर्शक दीर्घा होती है, लॉबी होती है विजिटर्स की, जो लोग पास लेके आते हैं कार्यवाही देखने के लिए, उस लॉबी से 2 लोग छलांग लगाते हैं। लॉबी ज़्यादा हाइट पर नहीं होती है, उस पर छलांग लगाते हैं और जहाँ पर ये हमारे सांसद बैठते हैं उस बेंच पर वो छलांग लगाता है और उछल कर भागने लगता है। और तब पहले एक व्यक्ति कूदता है, उसके लगभग 10 सेकंड बाद दूसरा व्यक्ति कूदता है और वो क्या करता है, स्प्रे अपने जूते में, उसने स्प्रे शूज में स्प्रे छुपा रखा था और वो स्प्रे कलर्ड स्प्रे होता है, जैसा कि आप येलो कलर का देख रहे हैं, वो स्प्रेड करने लगता है, उसको फैलाने लगता है। और तीसरा व्यक्ति छलांग जो लगाता है वो क्या करता है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इस तरीके से संसद के अंदर 3 लोगों ने इस तरीके की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया और उसी तरीके से 3 लोगों ने संसद के बाहर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब ये जो है तीनों लोग वो विजिटर्स पास के तहत आए थे। विजिटर्स पास जो होता है, आपको आपके एरिया का सांसद साइन करता है, अनुमति देता है, तब आप संसद की कार्यवाही को देखने के लिए संसद में भाग ले सकते हैं। तो ये हालांकि वो बात का विषय है, लेकिन ये अंदर स्प्रे लेकर कैसे पहुंचे, ये सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। अगर वो चाहते तो शूज में अगर स्प्रे ले जा सकते हैं तो गन या कोई हथियार भी ले जा सकते थे। हालांकि अब तत्काल प्रभाव से जो विजिटर पास होते हैं उनको रोक दिया गया है। अब विजिटर्स जो है वो फिलहाल नहीं जा सकेंगे अगले आदेश तक। इसमें करीब 1 बजे लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 युवक सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूदे और उन्होंने जूते में छिपाकर लाए गए कलर स्मोक क्रैकर के जरिए हल्के पीले रंग की गैस स्प्रे करके पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अमोल महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं, जिन्होंने संसद के बाहर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया था। माना जा रहा है कि इसके तार कुछ ज़्यादा ही लंबे हो सकते, क्योंकि एक ही समय पर, एक ही टाइम पर अंदर और बाहर दोनों जगह स्प्रे किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं ये फुल प्लानिंग थी जिसके तहत इसको अंजाम दिया गया है। हालांकि जो कुछ भी हो, ये एक सुरक्षा में चूक है जिस पर आगे कार्रवाई किए जाने की संभावना है और कई और कड़े नियम अब इसमें उठाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव का भारत ने किया है समर्थन। आपको पता होगा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के कुछ इलाकों पर हवाई हमला किया गया था, जिसमें कुछ इजरायली मारे गए थे। उसके बाद इजराइल ने बदला लेने का पूरा निर्णय लिया और लगभग 8 अक्टूबर से बीच में कुछ नवंबर में, शायद 26 या 27 नवंबर के लगभग 4 दिन का युद्ध विराम था। उसके बाद से लगातार इजराइल की कार्रवाई जारी है और उसने ठान रखा है कि हम हमास को, गाजा पट्टी, इन सबको पूरा बर्बाद कर देंगे, खत्म ही कर देंगे इसको। तो इसमें हालांकि पूरा जो विश्व है वो लगा हुआ है इजराइल से कि बोलने में कि आप थोड़ा सा युद्ध विराम कीजिए, बख्शिए आप हमास को, लेकिन इजराइल जो है वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने इस बार हमास को सबक सिखाने की और उसको खत्म करने की पूरी रणनीति बना रखी है, जिसके तहत वो कार्य भी कर रहा है। अब इसमें जो ये न्यूज़ है कि शांति, जो ये युद्ध विराम है उसका प्रस्ताव का, जब इससे पहले प्रस्ताव आया था तो उसमें इंडिया ने भाग नहीं लिया था, वोटिंग से बायकॉट कर गया था। बायकॉट मतलब कि वोटिंग में गया ही नहीं इंडिया। लेकिन अब इसने युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारतीय समयानुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव मंगलवार बुधवार रात पेश किया गया। 193 सदस्य देशों वाली महासभा में भारत सहित 153 देशों ने
प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी कि युद्ध विराम होना चाहिए। लेकिन अमेरिका सहित 10 देशों ने प्रस्ताव का विरोध भी किया कि नहीं, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, हमास को सबक सिखाना चाहिए। 23 देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन के लिए आभार भी जताया। इसके पूर्व अक्टूबर में महासभा में आए युद्ध विराम के प्रस्ताव पर से भारत दूर भी रहा था, ये जरूर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोहन ने लगाई तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों पर रोक। अब जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने शपथ लेने के 7 घंटे के भीतर ही एक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब पहला एक्शन इनका ये था कि जितने भी धार्मिक संस्थान है या फिर कहीं ऐसी जगह अगर लाउड स्पीकर बजता है, चाहे वो भजन का हो या फिर अजान का हो, वो अब तेज साउंड में नहीं बज पाएंगे। हालांकि ये इनका निर्णय माना ही जा रहा था, क्योंकि ये जो भाषण भी देते थे अपने, तो उसमें इस तरीके की बातें करते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वे 19वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं और इनको राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ दिलाई है। और उसके बाद राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, जिन्हें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह था वो 14 मिनट तक चला था। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से सीधे अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे, महाकाल के दर्शन किए, पूजा की, उसके बाद ऑफिस गए, वहां पूजा की, अपना कार्यभार संभाला और इस तरीके का फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि लाउड स्पीकरों पर रोक लगाई जाएगी। खुले में मांस मछली की बिक्री पर भी रोक के लिए इन्होंने बोल दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटाने पर सहमत हुए देश। देखिए COP28 चल रहा है, 12 तारीख तक था, वो समाप्त हो गया है और उसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने पर सहमति भी जता दी है। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने की दिशा में ये अहम कदम है। इससे आने वाले समय में जो तेल युग की है वो समाप्ति हो जाएगी। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सम्मेलन में वार्ता के कई दौर चले और जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने पर देशों के बीच मतभेद को कम करने के लिए हर संभव प्रयास भी इसमें किए जा रहे हैं। अब जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि क्या सही मायने में ये समझौता लागू हो पाएगा, कितना अमल होगा, कितना आगे तक जाएगा, कौन कौन से देश इसमें सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से देश इसमें बैकफुट पर आ जाएंगे। क्योंकि अमेरिका, जापान, चीन जितने भी विकसित देश हैं वो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करते हैं। इंडिया भी उसमें है, क्योंकि जहाँ पर लोकतंत्र ज़्यादा होता है, लोकतंत्र मीन्स जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया। तो इंडिया ने तो 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। उसमें भी इसीलिए हो रहा है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अब नई कंपनियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये पूरा सेटलमेंट करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो उसकी तो लाइफ ज़्यादा है ही नहीं, तो उससे कंपनियों को नुकसान है। इसलिए अब ज़्यादा कंपनियां इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। हालांकि ये भविष्य के लिए अच्छा है कि जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना सही रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकेंगे, हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वैष्णव ने एक ही तरह के सवाल कई सदस्यों के पूछे जाने पर चिंता जताई है। जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे सांसद हैं जो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन कई सांसदों द्वारा पूछा जा रहा है। इस मामले को वो पहले भी अध्यक्ष के सामने लाना चाहते थे। अब देखिए, बसपा के जो हैं सदस्य रितेश पांडे ने नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित एक सवाल पूछा था। इस पर वैष्णव ने कहा कि यही सवाल अन्य सदस्य ने भी पूछा। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि शब्द भी यही थे, कोई चेंजमेंट ही नहीं था। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मुरलीधरन और विंसेंट एल पोला के साथ साथ राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही सवाल पूछा था। पांडे ने सवाल बार बार पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है। साथ ही इसे अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला के संज्ञान में भी लाने की बात कही। लेकिन पांडे जी ने
वैष्णव ने जब ये बात बोली रेल मंत्री ने, तो पांडे जी ने इसका जवाब ये दिया कि अगर हर सांसद एक ही सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये ज्वलंत मुद्दा है, और अगर ये ज्वलंत मुद्दा है तो उस पर बहस की जानी चाहिए। तो जो हमारे रेल मंत्री हैं वो इस पर बहस कराने के बजाय ये बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर सभी सांसद अलग अलग पार्टी के एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उस पर बहस कराना चाहते हैं, तो इस पर बहस होनी भी चाहिए। अब आगे क्या होता है ये अगली न्यूज़ में देखेंगे। और इसमें जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ दी है हमारे रेल मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव ने, कि अगले 5 साल में रेलवे के लगभग 3 लाख पद भरे जाएंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी इंटर किया हुआ है उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। शायद आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लिए कि जैसे ही वैकेंसी आए वो आपकी पहली और लास्ट वैकेंसी हो, यानी कि आप फॉर्म भरें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तैयारी रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग में 4 पद हैं खाली। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष समेत 4 पद खाली हैं। ये पद हैं संवैधानिक प्रकृति के। केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो राज्य मंत्री हैं विशेश्वर टुडू ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था, उसके लिखित जवाब में बताया कि 27 जून 2023 से अध्यक्ष पद, 27 जुलाई 2019 से उपाध्यक्ष पद, 16 जनवरी 2020 से 2 सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के कारण अध्यक्ष पद खाली हुआ था। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए प्रमुख हस्तियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों और सीधे प्रस्ताव लेता है और जांच करता है। उसके बाद एक और इन्होंने जवाब दिया कि लगभग 2000 से अधिक बच्चों को इस वर्ष गोद लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक भारतीयों ने 2000 से अधिक बच्चों को गोद भी लिया है। 2023-24 में 224 बच्चों को विदेशियों ने भी गोद लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों की जांच की है। अनुप्रिया पटेल। अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों जैसे पेपर, फॉइल, फोल्डर्स, सामान्य मिश्र धातु, एल्यूमिनियम शीट की जांच की है। यूरोपीय आयोग ने भी कुछ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम की इसी तरह की जांच की है। जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि भारत सरकार और प्रभावित निर्यातकों ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए खिलाफ सब्सिडी के आरोप का बचाव किया है। तत्काल लागू होंगे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। देखिए, सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। अनुपूरक बजट का मतलब होता है जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है। जो पूर्ण बजट है वो चुनाव के बाद पेश किया जाएगा। तो सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया जिसमें बजट में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने का प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम कर संग्रह विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि बजट में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव के बाद सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 1 फरवरी को घोषित बजट में शामिल आय और कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में बदलाव 1 अप्रैल या अधिसूचित तिथि से प्रभावी होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अनिवार्य साझेदार। हिंद प्रशांत क्षेत्र आपको वर्ल्ड मैप के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें जितना आप ये एरिया देख रहे हैं वो हिंद प्रशांत सागर है। इस क्षेत्र में चीन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन यहाँ से लगातार दबदबा बढ़ा रहा है और इस दबदबे से ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है और भारत, इसके साथ और भी जितने भी छोटे देश हैं या फिर बड़े देश हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे परेशान है। तो इसी सब परेशानियों को लेकर फिलिप ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के भारत में राजदूत हैं, उन्होंने पहली बार कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है कि भारत को इसमें हमारे साथ आना पड़ेगा ताकि हम चाइना का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है, सैन्य दखल बढ़ती जा रही है, नौसेना की उसकी दखल बढ़ती जा रही है, उसको रोका जाए।
उन्होंने ये भी बोला कि जो क्वाड संगठन है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम चाइना के दबदबे को कम कर सकें। चाइना हालांकि कहता रहा है कि ये एक सैन्य संगठन है, लेकिन चाइना जिस तरीके से व्यापारिक जो वाहन होते हैं, नौसेना या फिर जहाज होते हैं, उनको रोकता है, दूसरे देश के जो नौसेना होती हैं उनको बेदखल करता है, आने नहीं देता, इस तरीके का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आने का और सख्ती से कदम उठाने का इसमें प्रस्ताव रखा है। जो फिलिप ग्रीन है उन्होंने जो चीन की सैन्य विस्तार नीति है उस पर भी चिंता जताई है, बल्कि यह भी कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया का एक अनिवार्य साझेदार देश है। उन्होंने दोनों देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहने की बात कही है। यह पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर इस तरह का बयान दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने की भी बात कही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अनुच्छेद 370 मामले में OIC के बयान को भारत ने खारिज कर दिया है। इस्लामिक संगठन है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया गया है उसको अन्याय बताया है वहाँ के लोगों के खिलाफ। तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची ने इस पर बोला है कि मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघनकर्ता और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के इशारे पर OIC का कदम उसकी कार्रवाई को और भी संदिग्ध बनाता है, यानी कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है OIC। हालांकि बागची ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि उनका इशारा पाकिस्तान की ओर ही था और होना भी चाहिए। मीडिया के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर OIC के सचिवालय द्वारा जारी बयान को भारत खारिज करता है। यह गलत सूचना पर आधारित और गलत इरादे वाला है। क्योंकि ये जो है 370 वो भारत का आंतरिक मामला है। किसी भी देश में अगर कोई नियम लागू होता है या उसको हटाया जाता है तो वो उनका आंतरिक मामला होता है। अगर मान लीजिए इजराइल कोई अपना आर्टिकल चेंज करता है, कानून अपना कोई चेंज करता है, अपने राज्य की सीमा में कोई बदलाव करता है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है, भारत उसमें नहीं बोल सकता है। उसी तरीके से अगर भारत किसी कानून को अपने राज्य से हटा रहा है, उसे लागू कर रहा है या उसमें बदलाव कर रहा है, तो कोई भी देश या कोई भी जो शासक हैं इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। अब ये इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप जानते होंगे कि जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी ज़्यादा है। तो जो मुस्लिम कंट्री हैं पाकिस्तान के दबाव में आकर, या कोई जो मुस्लिम संगठन है पाकिस्तान के दबाव में आकर ऐसे भाषण दे देते हैं। हालांकि भारत लगातार इसको खारिज करता रहता है और आपत्ति भी जताता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बिना स्टाम्प वाले समझौते में भी प्रभावी होगा मध्यस्थता प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि बिना स्टाम्प वाले या अपर्याप्त स्टाम्प वाले दो पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान लागू होगा। देखिए, स्टाम्प में अगर कोई गलती हो जाती है, जैसे मीडिएटरिंग हो रही है दो पक्ष में, और स्टैंप में कोई गलती रह जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मध्यस्थता कैंसिल कर दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर स्टैंप में गलती हुई है तो उसे सुधारा भी जा सकता है, रीटाइप किया जा सकता है, पुनः टाइप किया जा सकता है। कोई आर्टिकल गलत हो गया है, कोई लाइन गलत होगी, उसको चेंज किया जा सकता है। तो जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला है कि ये तो आप सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मध्यस्थता के प्रावधानों को बिना स्टैंप वाले जो होते हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है और इसे लागू होना चाहिए, और उन्होंने इसको लागू भी कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज से हम 2 न्यूज़ लेंगे कि ग्रीन एनर्जी से चलेंगे अदानी के पोर्ट और फैक्ट्री। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाला अदानी समूह अगले 10 साल में अपने बंदरगाह, बिजली और सीमेंट परिचालन में हरित ऊर्जा बदलाव के लिए $100 अरब का निवेश करेगा। समूह का लक्ष्य जो है वो 2050 तक शून्य उत्सर्जन का है, यानी कार्बन उत्सर्जन शून्य करेगा। समूह ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर अधिक जोर देने के लिए 2030 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का भी वादा किया है। समूह ने यह भी बोला, यानी अदानी ग्रुप ने यह भी बोला कि ऊर्जा बदलाव हासिल करने की दिशा में उसकी कंपनियां अगले दशक में $100 अरब का निवेश करेंगी। इनमें से 70% निवेश स्वच्छ ऊर्जा के लिए होगा। समूह ने अपनी 5 कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी सॉल्यूशन, पोर्ट्स, इस तरीके की अंबुजा सीमेंट और ACC में 2050 तक या उसके पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर को 6.3 से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। और दूसरी तिमाही में जो भारत की जीडीपी है उसकी वृद्धि जो है वो उम्मीद से ज़्यादा 7.6% रही, जिसके चलते बैंक को अनुमान में संशोधन करना पड़ा। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और यूटिलिटी में दोहरे अंक में तेजी रही है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए विकास दर में ऊपर की ओर संशोधन होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने की समय सीमा पर सऊदी ने किया विरोध। COP28 सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने के लिए समय सीमा तय करने की बात कह रहे थे। वहीं सऊदी अरब सहित दुनिया के दूसरे तेल उत्पादक देश इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। इन देशों का कहना था कि किसी विशेष ईंधन का उल्लेख किए बिना भी कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है। इस मामले पर तीव्र मतभेद की वजह से जलवायु वार्ता तय समय से एक दिन आगे बढ़ गई। इस बात को लेकर चिंता जताई जाने लगी कि कहीं वार्ता गतिरोध के साथ ही खत्म न हो जाए। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य देश विश्व के लगभग 80% तेल भंडार और वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा नियंत्रित करते हैं। अब समझिए, अगर सऊदी अरब जैसे जो ओपेक के सदस्य हैं, ओपेक के जो सदस्य हैं, अगर उनसे ये बोला जाएगा कि तेल की यानी पेट्रोल, डीजल, इन सबको हमें 2050 तक समाप्त करना है, तो इनका खर्चा कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए आप कुछ परचून की दुकान है आपकी और आप आटा बेचते हैं और ये बोला जाएगा कि हम 2050 या 2030 तक आटा पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तो आप फिर अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। तो वहीं पर यही बात सऊदी अरब को बुरी लगी और ये गतिरोध बढ़ा। इस वजह से डेट एक दिन और बढ़ाई गई। अब फाइनल डिसीजन क्या होता है ये आगे पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। और ऐसी तो कोई न्यूज़, एक न्यूज़ ये है कि इसरो बनाएगा एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए, भारत गगनयान के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम खुद बनाएगा। विश्व के दूसरे देशों ने यह सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया है। इसके बाद इसरो ने यह फैसला लिया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बुधवार को 5वें मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव में कहा कि हमारे पास एनवायरनमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करने का कोई अनुभव नहीं है। हम सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट बना रहे हैं। हमने सोचा कि इसे बनाने की तकनीक हम दूसरे देशों से ले लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी देश हमें यह तकनीक देने को तैयार नहीं है। तो ये आज का यानी 14 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।